जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सिस्टर को, तमाम भाइयों को वेलकम करता हूँ आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वो रेगुलेटिंग सीरीज़ की एक प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं और कल जो हमने मुकम्मल किया था वो रिप्लेनिशिंग सीरीज़ की एक प्रोडक्ट थी जिसको जिंक को हमने कल मुकम्मल कर लिया था। आज जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो प्रोडक्ट रेगुलेटिंग सीरीज़ की है और इस वक्त दुनिया के अंदर ये जो प्रोडक्ट है ये हॉट केक बन चुकी है, एक डिमांडेबल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को आज हम ले रहे हैं जी, स्पाइरुलिना को हम डिस्कस करेंगे और स्पाइरुलिना की इम्पोर्टेंस क्या है और इस वक्त ये दुनिया के अंदर इसकी डिमांड क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम स्पाइरुलिना को ये भी स्पाइरुलिना में समझेंगे कि इसकी इस वक्त दुनिया में क्यों डिमांड है, इसकी क्या वजह क्या है। तो स्पाइरुलिना कैप्सूल द मोस्ट न्यूट्रिएंट सुपर फूड ऑन द अर्थ, इसको सुपर फूड कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और किन इदारों ने इसको सुपर फूड कहा वो भी आगे चल के हम उन इदारों को भी देखेंगे। जी तो आइए चलते हैं जी, आज की ट्रेनिंग को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये हमारी कंपनी की प्रोडक्ट है और रेगुलेटिंग सीरीज की प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम स्पाइरुलिना के बारे में जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि कब दरियाफ्त हुई और इसका क्या लेवल है पूरी दुनिया के अंदर, वो हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम स्पाइरुलिना के जो बेनिफिट्स हैं उस पर बात करेंगे। ये आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, ऊपर लिखा हुआ है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन। यूक्रेन के अंदर ये जो चेरनोबिल जगह है वहाँ पे ये मुख्तलिफ आप न्यूक्लियर रिएक्टर पावर स्टेशन देख रहे हैं। रात 1:40 का टाइम था 26 अप्रैल को 1986 को 1986 के अंदर दी नंबर 4 रिएक्टर ऑफ चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक्सप्लोडेड। 1:40 पे 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल के अंदर जो रिएक्टर नंबर 4 था वो फट गया। उसमें चूंकि न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उसमें टोटली ऐसे केमिकल होते हैं जो इंसानी जिंदगी को या कि कोई भी जानदार हो उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। वो न्यूक्लियर रिएक्टर जब फटा एंड द काज द बिगेस्ट एवर न्यूक्लियर लीकेज इन हिस्ट्री, ये तारीख की एक ऐसा वाकया था कि जिसमें न्यूक्लियर लीकेज जो है वो बहुत ज्यादा हुई। तो ये तारीख एक बहुत एक जो है खतरनाक ऐसी लीकेज थी कि जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इसमें फिर क्या हुआ, जिसमें क्या वाकयात हुए उसको भी हम देखेंगे। 31% डाइड एट द स्पॉट, उसमें 31 बंदे उसी वक्त फौत हो गए, डेथ हो गई उनकी। और 1,30,000 जो लोग हैं वो इंजर्ड हो गए, जख्मी हो गए इस एक्सीडेंट की वजह से। अच्छा, जख्मी और उनकी डेथ क्यों हुई? इस न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या चीज निकली? वो निकली सुपर स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिविटीज। इतनी शदीद वहां से रेज निकली, रेडियो एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग जो वहां से ये रेज निकली, उसके नतीजे में 31 बंदे फौत हो गए और 1,30,000 बंदे वहां पे इंजर्ड हो गए और 2,40,000 लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुई है। आप मुख्तलिफ आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बच्चे की आपको तस्वीर नजर आ रही है। अब उसके सर पे आप देखें मुख्तलिफ लाइंस, रेड लाइंस आपको नजर आ रही है। इसी तरीके से जानवरों की तरफ आप देखें तो जानवरों की बहुत बुरी कंडीशन हो गई इस न्यूक्लियर लीकेज की वजह से। ये जो बेसिकली रेडिएशन होती हैं, ये रेडिएशन इतनी शदीद होती हैं कि इससे पौधों और जानदारों दोनों के ऊपर साइड इफेक्ट्स आते हैं। ये अगर लिखना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी रिसर्च इस पे की, तो अगर ये जो रेज हैं, ये रेडियो एक्टिविटीज हैं,
इनकी शिद्दत 10,000 वोल्ट हो, 10,000 वोल्ट इसकी शिद्दत हो, तो 10,000 वोल्ट पे डेथ हो जाती है, बंदा मर जाता है, फोत हो जाता है। अगर 5,000 इसकी वोल्ट हो तो बंदा 1 माह तक जिंदा रहता है, फिर 1 माह के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो ये शदीद होती है। अगर 1,000 इसकी शिद्दत हो, 1,000 वोल्ट, तो उसमें बंदा शदीद बीमार हो जाएगा और बॉडी में कैंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिए इनकी शिद्दत कितने, इसकी जो इफेक्ट्स होते हैं, इंटेंसिटी जो इसकी होती है, जिसके नतीजे में मतलब मौत भी वाक़ होती है, बंदा फिर चंद माह तक जिंदा भी रहता है, फिर इसमें कुछ जो अगर 1,000 वोल्टेज है तो उसमें बीमार और कैंसर हो जाता है। अब इस वक्त दुनिया के अंदर देखा गया है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो रेडिएशन हैं, इनमें इजाफा हो रहा है। इजाफे होने की वजह क्या है? जो इस वक्त हम पूरी दुनिया में एक तरक्की कर रहे हैं, आपके सामने आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस वक्त सैटेलाइट है, इसके अलावा घरों में हम एलईडी जो बल्ब वगैरह यूज करते हैं, इसके साथ साथ मतलब हमारी बिल्डिंग्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये तमाम चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। देखा गया कि जापान के अंदर इस वक्त ये अगले जो चंद साल हैं उनमें 400 वोल्ट्स का इजाफा हो जाएगा जो इस वक्त रेडिएशन मौजूद है, और रूस के अंदर 350 के लगभग जो इसमें इजाफा हो रहा है। और इसी के साथ साथ जो है ये अगले चंद सालों की बात है, ये इजाफा हो जाएगा अगले चंद सालों में जो रेडिएशन मौजूद है। अब यहाँ पे इसके साथ क्या लिंक बना, फिर मैंने आपके साथ ये क्यों शेयर किया, ये वोल्टेज को क्यों शेयर किया, इसकी वजह क्या है ये आपने समझना है। अब ये तो मैंने आपको पहले बता दी था कि आपको आगे बात समझने में आसानी हो जाए। अब जब ये वाकया हुआ चेरनोबिल यूक्रेन के अंदर, तो वहां पे 31 बंदे एट द स्पॉट उनकी डेथ हुई, 1,30,000 बंदे इंजर्ड हो गए, 2,40,000 लोग अफेक्टेड हो गए इन रेडिएशन से। अब इसके नतीजे में, अब अगली स्लाइड की तरफ हम चले जाएं, तो उसमें जो खातून प्रेग्नेंट थी वो प्री मेच्योर डिलीवरीज होगी, वक्त से पहले उनके बच्चे पैदा हो गए। अब जैसे पिक्चर आप देख रहे हैं ये कंडीशन हो गई और बहुत अजीब सा एक माहौल बन गया। फिजिकल टेस्ट ऑफ द पीपल हु वर एक्सपोज्ड टू द एक्सेसिव रेडियोएक्टिविटी शोड ए ड्रामेटिक डिक्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। जब ये देखा गया कि जिन लोगों के ऊपर ये रेडिएशन पड़ी हैं, उसके नतीजे में हैरान कौन तरीके से व्हाइट ब्लड सेल जो है वो डिक्रीज हो गए, व्हाइट ब्लड सेल कम हो गए, जिन जो रेडिएशन जिन पे पड़ी उस इलाके के जो लोग थे, with a decrease of immunity as well as ability to reproduce blood। अब इसके नतीजे में ज़ाहिर बात है जब व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाएंगे तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। जब इम्यूनिटी वीक हुई तो इसी के साथ साथ जिस्म के अंदर खून बनने की जो सलाहियत है वो भी कम हो गई। डॉक्टर हैड नो वे टू कंट्रोल, डॉक्टरों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि इस कंडीशन को कंट्रोल किया जाए, कोई उनके पास रास्ता नहीं था कि ये जो पेश मरीज बन गए हैं इस रेडिएशन की वजह से उनको मतलब रिकवरी की जाए उनकी और इस तमाम प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाए, तो उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था। अब फिर क्या हुआ, इस कंडीशन से बचने के लिए फिर क्या हुआ, तो रिसर्च तो पूरी दुनिया में हो रही थी, तो वहां पे चेरनोबिल के अंदर क्या हुआ कि वन Japanese NGO came and donated spirulina for the effects। तो चेरनोबिल के अंदर एक एनजीओ आई जापान से, उसने वहां पे स्पारुलिना जो है, वहां पे जो मुतासर लोग थे उनको स्पारुलिना डोनेट की। अब जब स्पारुलिना डोनेट की गई वहां पे रिमार्केबल रिजल्ट, शानदार किस्म के नताइज आना शुरू हो गए। रिमार्केबल रिजल्ट वाज ऑब्जर्व्ड आफ्टर यूजिंग द स्पारुलिना। स्पारुलिना खाने के बाद वहां पे देखा गया कि शानदार किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज्ड, लोगों के व्हाइट ब्लड सेल बढ़ना शुरू हो गए, इम्यूनिटी इंप्रूव्ड, कुव्वत मुदाफियत जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, ब्लड प्रोडक्शन रीस्टार्टेड, ब्लड दोबारा बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जब लोगों ने स्पारुलिना वहां पे चेरनोबिल में यूज की, तो
इसके ये रिजल्ट मिले। अब एक आपसे क्वेश्चन भी मैं कर सकता हूँ कि अब जापान से ये जो है वो क्यों आई है जी, और उन्होंने स्पिरुलिना क्यों दी? कोई शख्स शेयर कर सकता है जी? जी अच्छा, नहीं पता, चले मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, जापान से ही आई क्यों? वजह क्या थी कि जापान पे ऑलरेडी अमेरिका ने जब हिरोशिमा के ऊपर एटम बम फेंका था, तो वहां पे ऑलरेडी इन रेडिएशंस का जब जो जापानीज थे वो पहले रेडिएशन को फेस कर चुके थे। तो वहां पे जापान में आज भी, आगे चल के ये बात आएगी, आज भी हर बच्चा स्कूल में स्पारुलिना लेके जाता है एज ए लंच, क्योंकि हिरोशिमा के अंदर आज भी वहां पे जो जिंदगी है वो आज भी डिस्टर्ब है, क्योंकि एटम बम का जो रेडिएशन थी आज भी वहां पे मौजूद है। तो पूरे जापान में फिर ये प्रॉब्लम आया। तो आज भी जापान में स्पारुलिना जो है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। स्पारुलिना क्यों इस्तेमाल की जाती है? इसका सबसे जो बड़ा काम है वो आगे इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। वो रेडिएशन को जिस्म के ऊपर इफेक्ट करने से रोकना होता है। अब यहां तक हमने देखा कि वहां पे जब स्पारुलिना डोनेट की गई तो वाइट ब्लड सेल बढ़ गए, कुव्वत मुदाफियत बढ़ गई, इसके साथ साथ जो है खून दोबारा बनना शुरू हो गया। प्राइस ऑफ स्पारुलिना इंक्रीज्ड, स्पारुलिना की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा हो गई, एंड एक्सीडेड दिस प्राइस ऑफ हेरोइन। जो हेरोइन होती है, जो पाउडर होता है, उससे जो मतलब नशा होता है वो, उसके भी चूंकि वो मतलब बड़ा उसका जो प्रोसेस है वो बड़ा महंगा होता है, वो उस नशे से भी, हेरोइन से भी इसकी जो कीमत है वो कई गुना बढ़ गई। स्पारुलिना बिकम अ हॉट केक। अब स्पारुलिना पूरी दुनिया के अंदर एक हॉट केक बन गई। हॉट केक उस चीज को कहा जाता है कि जो चीज आए और फौरन सेल हो जाए, उसको हॉट केक कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अभी एक चीज आई मार्केट में भी लोगों को पता ही नहीं पता चला कि चीज आ गई है, तो लोग जब वहां पे पहुंचे उस चीज को लेने के लिए तो वो पहले से सेल हो चुकी हुई थी। यानी कि जो हाथों हाथ बिक जाए, इसको बेसिकली कहा जाता है हॉट केक। तो स्पारुलिना जो है, इस वाक्य के बाद, आगे हिस्ट्री पे हम जाएंगे, इस वाक्य के बाद स्पारुलिना पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई। ये जो वाक्य मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ये स्लाइड आपको क्लियर होगी जी कि स्पारुलिना पूरी दुनिया में पॉपुलर क्यों हुई। कि चेरनोबिल यूक्रेन के अंदर ये वाक्य हुआ, वहां पे उनका न्यूक्लियर रिएक्टर फटा, तो उस वहां पे जो लोग वहां से इफेक्टिव हुए तो उनके जो रेडिएशन के जरिए बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आए, जैसे वाइट ब्लड सेल कम हुए, खून दोबारा जो बनना बंद हो गया। तो ये सारे मसाइल जब आए तो उन मसाइल को रोकने के लिए डॉक्टरों के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो लोग फिर क्या हुआ कि वहां पे जापान की एक एनजीओ आई और उसने जब स्पारुलिना लोगों को दी, तो वहां पे लोगों ने जब बेसिकली स्पारुलिना के बिस्किट दिए थे वहां पे, वो बिस्किट जब उन्होंने खाए तो वो रिकवर होना शुरू हो गए, उनके वाइट ब्लड सेल बनना शुरू हो गए, और इस तरीके से स्पारुलिना पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो गई। अब ये तो हमने थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देख लिया। ये स्लाइड क्लियर होगी जी आपको? जी। अच्छा, अब जो है हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अभी हम स्पारुलिना की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। Residents around the Qinghai Lake in Qinghai country, Yunnan province has the traditional to eat the Elja spirulina from the lake for extra body energy. ये एक बेसिकली झील है जो कि चाइना के सूबे यूनान के अंदर जो है ये एक झील वाक़या है चिंगाई के नाम से। तो उसके इर्द गिर्द जो है ना एक
सबसे एक चीज जो है ना वहां पे उगती थी। तो जब उस पर रिसर्च की तो वो लोग, उस एरिया के जो लोग थे ना, वो बड़े ताकतवर थे और बड़े हेल्दी थे। तो वो बेसिकली स्पारुलिना थी। तो वो जिस्म में एक्स्ट्रा ताकत लेने के लिए जो है उसकी उसको पका के खाते थे। प्लीज जो है ना लाइन ना लगाएं, ये बोर्ड को यूज ना करें, बोर्ड को यूज ना करें दोस्त ना, मतलब आप सिर्फ ट्रेनिंग लें, आप इसको छेड़े नहीं नीचे ना मुख्तलिफ जो एक्टिविटी, उससे ना फिर वो स्क्रीन पे आ जाती है तो वो जरा डिस्टर्बेंस हो जाती है प्लीज। तो आप यहाँ पे उस एरिया के जो लोग थे, मतलब आप ट्रेनिंग में ध्यान रखें, आप जो जूम की मुख्तलिफ नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ना उनको छेड़े नहीं आप, क्योंकि आपको पता नहीं है जब छेड़ेंगे तो आप लाइनें जैसे दोस्त भी लगा रहे हैं तो उसे स्क्रीन ना मतलब आपको देखने में जरा मसला होगा और मेरा ध्यान भी उधर चला जाएगा, फिर ट्रेनिंग का सीक्वेंस टूट जाता है। सिर्फ आप सुनने पे और लिखने पे ध्यान दें। तो उस झील के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे ना वो बड़े ताकतवर और बड़े हेल्दी और सेहतमंद थे। तो जब देखा गया तो वो लोग क्या चीज यूज करते हैं, तो न उसमें देखा गया तो वो स्पारुलिना थी। अब इसी के साथ ये दूसरी हिस्ट्री, पहली हिस्ट्री आपको पता है कि ये वाकया जो शंघाई में हुआ, सॉरी चरनोबल में हुआ, और दूसरी जो चीज अभी मैंने आपको बता दी चिंगाई लेक, ठीक है, ये शंघाई के अंदर जो होती है यूनान सूबे के अंदर है। अच्छा अब स्पारुलिना पे आ जाए। स्पारुलिना का जो हिस्ट्री सीक्रेट ये है, इस पे हम जरा बात करेंगे। इसका जो सीक्रेट है कि ये इसको इतनी दुनिया की जबरदस्त जो है वो क्यों ये प्रोडक्ट है, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे जी। अच्छा, सीक्रेट ऑफ स्पारुलिना, स्पारुलिना का जो राज, ये क्या चीज है, कितनी जबरदस्त है, उस पर बात करते हैं। अच्छा, इसको स्पारुलिना क्यों कहा जाता है, पहले इसके नाम को हम क्लियर कर लें। बेसिकली ये स्प्रिंग की शक्ल में होती है। स्प्रिंग जैसे आपने देखा तो वो ऐसे राउंड की शक्ल में होता है, जैसे आपको नजर भी आ रहा है स्पारुलिना की शक्ल। स्पारुलिना जो है इसकी शेप स्प्रिंग की तरह होती है, तो इसको स्पाइरल स्पाइरल फॉर्म में होती है, तो वहां पे यस ये स्पाइरल फॉर्म में होती है। तो अब स्प्रिंग की शक्ल में जब होती है तो वहीं से फिर इसका नाम पड़ गया स्पारुलिना, इसको स्पारुलिना कहा जाता है। स्पारुलिना इज अ ग्रीनिश एलजी, ये ग्रीनिश ग्रीन बेसिकली ये ग्रीन एलजी है, और इसकी जो हिस्ट्री है विद 3.5 बिलियन ईयर हिस्ट्री। आप सोच लें, मतलब आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी इसकी मतलब अंदाजा लगाया गया है, इसके ऊपर रिसर्च की गई है, ये कितनी पुरानी एक एलजी है दुनिया के अंदर। 3.5 बिलियन, यानी कि ये बनते हैं तकरीबन 3.5 खरब साल, ये 3.5 खरब साल के लगभग ये मतलब इसकी हिस्ट्री बनती है। विद अ माइक्रोस्कोप, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, द एल्जा सेल्स टेक द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। तो जब इसको देखा गया माइक्रोस्कोप के जरिए तो ये स्पाइरल फॉर्म में थे। पहले मैंने आपको बता दिया स्प्रिंग की शक्ल में, राउंड जैसे जैसे स्प्रिंग होता है इस शक्ल में। इट इज एन अमेजिंग क्रिएचर बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। ये अल्लाह ताला की कैसी हैरान कौन हैरत ज़दा मखलूक है इन एनिमल यानी कि जानदारों और पौधों के अंदर, यानी कि हैरान कौन एक दुनिया के अंदर ये चीज है। स्पारुलिना इज अ गॉड ब्लेस सुपर न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बीइंग। स्पारुलिना के बारे में ये कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, कि अल्लाह ने इन इंसानों को ये स्पारुलिना दी है, यानी कि खजाइत पूरा करने के लिए एक शानदार ये चीज है इंसानों के लिए। इट कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, तकरीबन ये तमाम के तमाम जो न्यूट्रिएंट्स इंसान को चाहिए वो इसके अंदर मौजूद है। ट्रेस एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, मिनरल्स इसके अंदर मौजूद है नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी, जो इंसानी जिस्म को चाहिए। अब ये तो हमने मुख्तसर सी स्पारुलिना की हिस्ट्री को देख लिया कि ये तकरीबन जो है 3.5 जो है बिलियन ईयर पुरानी है, यानी कि 3.5 अरब साल पुरानी है ये। इसके बाद जो है ये स्प्रिंग की शक्ल में होती है। अजीब मखलूक है, हैरत ज़दा मखलूक है इंसानों इसमें जानदारों और पौधों के अंदर। फिर इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म को चाहिए। ये तो इसकी थोड़ी सी हल्की हिस्ट्री होगी। अब हम आगे थोड़ा सा मजीद जब बढ़ते हैं तो इसकी और हिस्ट्री सामने आती है। इन 1492 के अंदर द यूरोपियन एक्सप्लोरर
कोलंबस फाउंड स्पाउलिना इन मेक्सिको 1492 के अंदर, ठीक है। अब 1492 के अंदर जो है, जब कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया था, तो वहां पे स्पाउलिना के कुछ विटनेस मिले थे, वहां पे स्पाउलिना भी दरियाफ्त हुई मेक्सिको के अंदर, एंड विटनेस्ड इट्स अमेजिंग रिजल्ट्स। और इसकी मुख्तलिफ वहां पे गवाहियां मिलती हैं कि इसके बहुत शानदार उस वक्त रिजल्ट थे, बट हिज डिस्कवरी वाज नॉट हीडेड। लेकिन जो इसकी डिस्कवरी थी उसके बारे में लोगों को नहीं पता चला। जी ये माइक बंद कर लें, लाइक शाह साहब, लाइक शाह। अच्छा, अब इसकी 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया और उसमें मेक्सिको के अंदर देखा गया कि वहां भी स्पाउलिना पाई जाती है, लेकिन क्या हुआ कि इसकी जो डिस्कवरी वहां पे हुई थी उसके ऊपर काम नहीं हुआ। फिर ये मतलब ऐसी डिस्कवरी रह गई और आम बंदों तक ये बात नहीं पहुंची और छुपी रही। यानी कि जो इसकी डिस्कवरी थी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। इन 1940 के अंदर एन अदर यूरोपियन एक्सपीडिटर रीडिस्कवर्ड स्पाउलिना इन द लेक चैड इन अफ्रीका। 1940 के अंदर यूरोपियन एक सयाह थे जिन्होंने दोबारा स्पाउलिना को दरियाफ्त किया। कहां से दरियाफ्त किया? अफ्रीका से। अफ्रीका के अंदर एक जगह है जिसको चैड कहते हैं और वहां पे झील है, उसका नाम, झील का नाम चैड झील है। वहां पे उस झील में देखा क्या देखा कि वाज अमेजिंग बाय द स्ट्रॉन्गर एंड द टफर नेटिव्स। वहां के जो लोग हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, टफर हैं, टफ हैं, ताकतवर हैं। हु टुक स्पाउलिना एज देयर डाइट। वो स्पाउलिना देखा गया जब हिस्ट्री इसकी देखी गई, वो स्पाउलिना पका के खाते हैं, इसकी रोटियां बना के खाते हैं और वो बड़े ताकतवर हैं। आम लोगों की निस्बत वो बहुत ताकतवर हैं और टफ हैं, मतलब सही कड़ियल है वो। स्पाउलिना ब्रॉट अ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये थोड़ी सी मैंने और हिस्ट्री आपको बता दी, दो मैंने आपको पॉइंट्स बताए जहाँ पे, एक मेक्सिको में दरियाफ्त हुई और दूसरा दोबारा चैड झील। मेक्सिको में 1492 में दरियाफ्त हुई और दोबारा चैड जो लेक है, झील जो अफ्रीका के अंदर है, उसमें दोबारा दरियाफ्त हुई 1940 के अंदर। ये दो पॉइंट जहाँ पे आपके आ गए। इसके बाद स्पाउलिना ब्रॉट अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन फूड इंडस्ट्री। इसके बारे में कहा जाता है कि जो स्पाउलिना है ये फूड की इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आई, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई, एक सब्ज इनकलाब लेके आई। इट अगेन caused a new wave of research worldwide after the 1986। लेकिन इसके ऊपर जो रिसर्च दोबारा प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई, दोबारा इसके ऊपर रिसर्च जब शुरू हुई, वो रिसर्च इसके ऊपर शुरू हुई 1986 के बाद। अच्छा, 1986 के बाद न्यूक्लियर डिजास्टर इन यूक्रेन, उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई। बाकायदा दुनिया ने इसकी तरफ, जो साइंसदान थे मुतवज्जो हो गए कि ये कितनी शानदार एक चीज है कि जिसके जरिए आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं और जो हमारे जिस्म में आने वाले जो मसाइल हैं उससे भी बचा जा सकता है। तो इस स्लाइड में हमने 3 पॉइंट देखे। 1492 में इस ये दरियाफ्त हुई, फिर 1940 के अंदर ये रीडिस्कवर्ड हुई, फिर 1986 के ऊपर इसमें बाकायदा तौर पे यूक्रेन में जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर फटा था उसके नतीजे में जो प्रॉब्लम्स आए थे, उसके नतीजे में जब वहां पे स्पाउलिना को इस्तेमाल करवाया गया तो उसके नतीजे में लोग बहुत तेजी से ठीक होना शुरू हो गए। उसके बाद स्पाउलिना जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है इसकी तरफ साइंसदान अट्रैक्ट हुई है और इसके ऊपर रिसर्च शुरू हो गई। अब स्पाउलिना जो है ये सिर्फ खाने में इस्तेमाल नहीं होती। स्पाउलिना जो है, स्पाउलिना इज बीइंग यूज्ड डिफरेंट फॉर्मेट्स टू मेक डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स एंड पर्सनल केयर। ये मतलब पर्सनल केयर में भी इस्तेमाल होती है, मतलब मुख्तलिफ इससे क्रीमें बनती हैं, मुख्तलिफ इसके मतलब फेशियल्स वगैरह में यूज होती है। जितनी भी ये एक्ट्रेसेस हैं, मतलब आप देखते हैं ये इंडियन में कैटरीना कैफ या ऐश्वर्या राय,
कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, ये सब जितनी भी हैं, ये स्पारुलिना के फेशियल इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा दुनिया में जो सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर्स हैं, वहां पे स्पारुलिना का फेशियल यूज किया जाता है। इसको GFT कहा जाता है, ग्रीन फेशियल थेरेपी कहा जाता है इसको, ग्रीन फेशियल थेरेपी, GFT। तो चूंकि इसके अंदर तीनों कैटेगरी, तीनों खसूसियात भी पाई जाती हैं, तो ये स्किन के लिए, स्किन को बाहर से भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और इंटरनली भी। तो इसके शानदार रिजल्ट होते हैं स्किन के अंदर, मतलब इसका अगर फेशियल किया जाए। इस पे आगे मैं बात वैसे करूंगा। तो इस वक्त स्पारुलिना जो है ये मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। मतलब सिर्फ ये इस्तेमाल खाने के लिए नहीं इस्तेमाल की जा रही, बल्कि ये लगाने के लिए, फेशियल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। स्पारुलिना ए सुपर न्यूट्रिएंट्स, ये पूरी दुनिया में एक जबरदस्त सुपर फूड है, एक जबरदस्त खुराक है। अमंग ऑल नेचुरल फूड, तमाम जो दुनिया के अंदर खुराक है, फूड है, उसके अंदर ये दुनिया में जबरदस्त किस्म की खुराक है। स्पारुलिना कंटेन द मोस्ट, स्पारुलिना में सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है? इसमें प्रोटीन है, इसमें बीटा कैरोटीन है, इसमें ऑर्गेनिक आयरन है, विटामिन B12 है और गामा लिनोलेनिक एसिड है। ये चंद मैंने बताया, लेकिन इसकी डिटेल आगे चल के हम आपके साथ में काफी लंबी डिटेल है, वो हम शेयर करूंगा। अच्छा, आगे ये चंद चीजें अभी तो इन्होंने स्लाइड पे दी हैं। ये ऊपर चाइनीज में भी लिखा हुआ है और नीचे उसकी ट्रांसलेशन भी हुई है। 1 ग्राम स्पारुलिना कंटेन सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज इन 1000 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि 1 किलो बन गई। 1 किलो सब्जी के अंदर जितनी ग़िज़ाइयत होती है वो स्पारुलिना के 1 ग्राम में होती है। मतलब आप 1 किलो सब्जी खाते हैं, 1 किलो सब्जी इंसानी बॉडी के अंदर जब जाती है तो स्पारुलिना अगर 1 ग्राम खा ली जाए तो इतना बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अब इसकी डिटेल में हम थोड़ा जाएंगे, आप डेप्थ में जाएंगे। तो ये तो हमने स्पारुलिना के बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बढ़ा, अब थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब स्पारुलिना जो है, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इसकी डिटेल में आपको लिखवा दूंगा अगर आप लिखना चाहेंगे तो। स्पारुलिना के अंदर क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले इसके अंदर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। कितनी इसमें 100 ग्राम की बात कर रहा हूं मैं। न्यूट्रिएंट्स इन 100 ग्राम ऑफ स्पारुलिना, 100 ग्राम स्पारुलिना के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो हम उसको जरा डिस्कस कर रहे हैं। वाटर सॉल्युबल प्रोटीन 65 to 70 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है। दुनिया के अंदर बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन वो स्पारुलिना है। दुनिया में स्पारुलिना लेने का जो सबसे बेहतरीन सोर्स है वो स्पारुलिना है। उसके बाद फिर बाकी और चीजें आ जाती हैं, जिसमें गोश्त भी है, बाकी या अंडा है, बाकी दूसरे नंबर पे मोरिंगा है, लेकिन टॉप पे जो है वो स्पारुलिना है। अब इसके अंदर दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं जी? 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फैट इसके अंदर 3 से 6 ग्राम है। फाइबर इसके अंदर 1 से 2 ग्राम, 1 से लेके 2 ग्राम तक है। आगे इसके अंदर क्लोरोफिल जो है 1500 से लेके 2000 मिलीग्राम है, क्योंकि ये ग्रीन बहुत ज्यादा है। आगे इसके अंदर कैरोटीन 400 से लेके 800 मिलीग्राम है। एल्बुमिन इसके अंदर जो है वो 9 ग्राम से लेके 12 ग्राम तक है। कैल्शियम इसके अंदर 400 से लेके 600 मिलीग्राम है। इसके अंदर फिर यानी कि आयरन जो है वो 80 से लेके तकरीबन 150 यानी कि 150 मिलीग्राम तक है। और इसके अंदर आगे जो मैग्नीज जो है वो इसमें 200 से लेके तकरीबन 200 मिलीग्राम इसके अंदर पाया जाता है जी। और जिंक इसके अंदर जो है वो 5 से 15 मिलीग्राम है। और इसका आगे जी पैंथोथेनिक एसिड, ये 1 से 2 मिलीग्राम है। अब देखें, जो इंसानी जिस्म को चीजें चाहिए वो इसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। सिर्फ क्या करना क्या है, हमने स्पारुलिना को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि हमारे हाथ में कितनी दुनिया की शानदार चीज मौजूद है। और फिर हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि दुनिया में सबसे जो बेस्ट स्पारुलिना है वो आपकी कंपनी के पास है, टाइम्स के पास है। आगे इसके अंदर एसओडी से बनता है सुपर ऑक्साइड डिस्मोटास। ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक एलिमेंट। दोबारा बोल देता हूं,
सुपर ऑक्साइड डिस्मोटास, ये दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इस वक्त दुनिया में हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इंसानी जिस्म को 6 चीजें चाहिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, यानी कि प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, और छठे नंबर पे पानी। दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 6 चीजों के साथ साथ एक्स्ट्रा एक और चीज भी ऐड करें, वो है एंटीऑक्सीडेंट, कि अपनी जिंदगी में एंटीऑक्सीडेंट भी खाएं, ज्यादा खाएं, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो इशू बन चुका है वो सबसे बड़ा इशू एक बन चुका है ऑक्सीडेशन का। ये ऑक्सीडेशन चल के आगे हम डिस्कस करेंगे, कभी इसी में शायद आ जाएगा, इसी में हम डिस्कस कर लेंगे। ऑक्सीडेशन बेसिकली कहते हैं गलने सड़ने के अमल को। हाँ, ये डिस्कस होगा सेल रेजुविनेशन के अंदर, जब हम सेल की पीपीटी पढ़ेंगे उसमें बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस हो जाएगा। अच्छा, एसओडीज में कितना है जी, ये यूनिट इसके लिखी हुई है, ये तकरीबन 4 लाख से लेके 8 लाख तक यूनिट इसके अंदर मौजूद है। आइडोज इसके अंदर 60 से 100 मिलीग्राम है। फोलिक एसिड इसके अंदर 2.02.05 मिलीग्राम है। बायोटिन इसके अंदर 0.05 टू लेके 0.1 मिलीग्राम है। एमिलोस इसके अंदर 2000 टू 4000 मिलीग्राम है। गैमा लिनोलिनिक इसके अंदर 1000 मिलीग्राम से लेकर 2000 मिलीग्राम है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन E। अब इनकी आगे लिखी हुई है 3 से 4, मतलब विटामिन B1 जो है, विटामिन ए 200 से लेकर 300 मिलीग्राम है। इसी के साथ साथ जो विटामिन B1 है ये 3 से लेकर 404 मिलीग्राम है। B6 जो है वो 100 से 200 तक है। B3 जो है वो 20 से 30 मिलीग्राम है। B12 जो है वो 0.1 से 0.5 मिलीग्राम है। B2 जो है 5 mg से लेके 15 mg तक है, 15 मिलीग्राम तक है। विटामिन सी इसके अंदर 20 से 80 mg तक है। और विटामिन ई जो है वो 10 to 20 mg यानी कि 10 से 20 मिलीग्राम इसके अंदर है। अब ये तो थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया कि ये वो चीजें हैं जो इंसानी जिस्म को एक दिन में चाहिए, तो इसमें सारी चीजें ये मौजूद हैं। तो कितनी ये हैरान कौन चीज, मतलब दुनिया में एक चीज हुई कि आपको जहां पे एक साइड पे गोश्त खाना पड़ रहा है, एक साइड पे सब्जियां खानी पड़ रही है, एक साइड पे आपको दालें खानी पड़ रही हैं, लेकिन स्पारुलिना की शक्ल में आपको सारी चीजें मिल रही हैं। इसकी तफसील में मैं जानना चाहूँगा कि इनकी जो तफसील है, थोड़ी आपको तफसील अगर आप कहते हैं तो मैं इनकी तफसील बता देता हूँ कि ये हमारी बॉडी में करते क्या है। टाइम भी हमारे पास इस वक्त, हाँ जी, हमारे पास टाइम हो गया जी 38 मिनट हो गए, तो 2 मिनट हमारे पास रहते हैं, तो इसमें हम देखते हैं जितना हमारे पास हो जाता है। अब सबसे पहले जो है हम ले लेते हैं जी इसमें तो ये एक बड़ी शानदार और हैरानकुन चीज है। स्परुलिना को हमें डेली अपनी डाइट में डालना चाहिए। डेली हम अपनी डाइट में डालें और डेली इसको हम इस्तेमाल करें, ताकि हम बहुत सारे मुख्तलिफ प्रॉब्लम और मसाइल से बच सकें। अच्छा, प्रोटीन की तो डिटेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले हम प्रोटीन लिखा हुआ है, प्रोटीन से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं मुख्तसरन शेयर कर देता हूँ इसमें। सबसे पहले जो प्रोटीन है, इसका हमारी बॉडी में जो काम है ये क्या करती है, ये बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन का मतलब है जैसे इंसुलिन, पैंक्रियाज इंसुलिन खारिज कर रहा है, स्टोमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, ठीक है, बहुत सारे हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। उनके केमिकल रिएक्शन, इसको कहते हैं स्पीड अप केमिकल रिएक्शन एंड हार्मोन्स और केमिकल रिएक्शन को ये फास्ट करती है प्रोटीन। इसके बाद प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ओवर बॉडी। हमारी बॉडी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं, इनसे हमारी बॉडी बनती है। इसके बाद ये रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल एंड ऑर्गन। हमारे जिस्म में जो सेल और ऑर्गन है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करती है, ये बाकायदा करती है। और तीसरा इसका एक और फंक्शन है जो बड़ा जबरदस्त और मेन फंक्शन होता है, वो होता है सम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। उनका काम है बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। अब जैसे हीमोग्लोबिन है, वो भी प्रोटीन की किस्म है, शक्ल है। तो ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीजें जो हैं
वो क्या करती हैं जी, ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब प्रोटीन को हमने देख लिया, अब जो स्क्रीन पे आपको आ रहा है मैं नंबर 1 से पढ़ रहा हूँ, नंबर 1 पे अभी प्रोटीन को कर लिया। प्रोटीन के बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का पहला काम है जिस्म को एनर्जी देना, प्रोवाइड एनर्जी। इसके अलावा स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर भी करते हैं कार्बोहाइड्रेट। स्पेयर प्रोटीन, जो स्पेयर प्रोटीन है उसको भी ये स्टोर कर लेते हैं, फैट को भी ये स्टोर करते हैं। इसके बाद जो है ये जो ग्लूकोज है ये भी कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। ग्लूकोजन जो है वो भी एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है, ठीक है। ग्लूकोज बेसिकली ग्लूकोजन की एक शेप होती है जिसमें ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसी तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसका मेन फंक्शन तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करना होता है। और इसमें आगे क्लींजर भी हैं। कार्बोहाइड्रेट फिर 2 किस्म के हो जाते हैं, कम्प्लेक्स और सिंपल हो जाते हैं। अगर आप सिंपल में जाएंगे तो उसमें आप जो है सॉरी इसमें 3 है ना, मतलब एक लैक्टोज, फ्रैक्टोज और सक्रोज। फिर इसके साथ साथ फिर आगे इनकी लंबी डिटेल है, उस पर हम